कोई जय माता दी बोले था, कोई बोले था जय जय शंकर, हर हर महादेव नारों से गूंज गए गिर के कंकर। और ध्वज तो उखाड़ दिए, वैरी भी पछाड़ दिए, बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 माँ। कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। काल से भी युद्ध करें, सरहदों को शुद्ध करें, ऐसे रणों भाकुरों का मान होना चाहिए। चीटी भांति सैनिक टुकड़ी तोपों को ले चढ़ती थी, तब ताप शून्य से नीचे था, ऊंचे पर सांस उखड़ती थी। अब नहीं बाप और भाई के भरोसे रहो, खुद की सुरक्षा हेतु बन जाओ चंडियां। कहते हैं कि अपने शौक को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती और कोई समय नहीं होता। हमारे आज की सीरीज लेखक और लेखनी में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ऐसे ही लेखक हैं जिन्हें अपने बचपन के शौक को पूरा करने का जब मौका मिला तो आज उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी लिखी एक कविता से ही मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी कि मेरे बाग की चिड़िया दुखी बैठी मुंडेरे पर, मेरे बाग की चिड़िया दुखी बैठी मुंडेरे पर, लुटा है आशियाँ मेरा, बता जाऊँ कहाँ हलदर, बता जाऊँ कहाँ हलदर। जी हाँ, हमारे आज के गेस्ट हैं कवि जसवीर सिंह हलदर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपकी पूरी टीम और अमर उजाला के लिए धन्यवाद कि मुझे आने का मौका दिया। आप कविताएं लिखते हैं तो हम एक कविता से ही कुछ शुरुआत कर लेते हैं। आपकी कोई पसंदीदा कविता? पसंदीदा कविता तो ये, मैं छंद भी लिखता हूँ जी, मुक्तक भी लिखता हूँ। एक मुक्तक से अपनी बात रखता हूँ कि काठ के घोड़े हकीकत जानते क्या अस्तबल की, काठ के घोड़े हकीकत जानते क्या अस्तबल की, झोंपड़ी की आग की या पेट में सुलगी अनल की। और मैं नहीं कहता यही इतिहास कहता आ रहा है, क्या किसी सरकार ने आंकी सही कीमत फसल की, क्या किसी सरकार ने आंकी सही कीमत फसल की। तो मैं थोड़ा द्वंद्व का कवि हूँ, वीरस का कवि हूँ, तो इस तरह की ही मेरी कविताएं हैं। आपने कविताएं, आपको शौक था बचपन से लिखने का, लेकिन आपने अपने युवावस्था में उसको सबके बीच लाया, तो कैसे शुरुआत की आपने लिखने की? दरअसल में गांव के परिवेश में पले बढ़े तो कविताएं पढ़ते थे, जैसे कि उठो लाल आँखें खोलो, पानी लाई मुँह भी धो लो। तो कविताएं बैठ गई कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से बोला, सिलवा दो वहाँ मुझे उनका छोटा एक जंगोला। इस तरह की कविताएं दिमाग में घूमती रहती थी। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो हमारे परिवेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रागनी, लोकल में रागनियाँ बहुत चलती हैं, तो हाँ फोक के नाम पे, तो थोड़ा सा रागनी वगैरह गाने का चस्का लग गया। ये होता क्या है कि गांव में जो थोड़ा सा भी ठीक ठाक पढ़ने में होते हैं बच्चे, तो उनको थोड़ा सा कुछ बुरा सा माना जाता था थोड़ा सा जी। तो वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। 7वीं 8वीं में बड़ा, 8वीं 7वीं क्लास में थे तब बड़ा चस्का लग गया। इधर उधर 2-2 दिन रागनियों में जाते रहते थे। उन दिनों रागनियों के कंपटीशन होते थे, आज भी होते हैं जी। हमारी तरफ। वहाँ से खैर वो कामयाब भी हो गए घर वाले, हम हट भी गए, लेकिन कविता नहीं मरी, कविता अपनी जगह रही। और कविता में अगर मैं आज कवि हूँ तो दो कवियों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, उनकी कविताओं का। पंडित श्याम नारायण पांडे जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी, जौहर लिखा, और एक राष्ट्रकवि दिनकर जी, इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो इनको पढ़ा। अब क्योंकि कवियों का दिमाग में एक ऐसी छवि थी कि भाई फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो पहले पढ़ लिख के थोड़ा नौकरी का ही करें, तो ये कविता थोड़ा सा कभी मौका मिला तो थोड़ा बहुत कुछ लिख लिया। फिर पढ़ाई के दौरान अचानक एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन दिनों
बाबा टिकैत का आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन मेरठ में। तब मैं एमए कर रहा था समाजशास्त्र से और तैयारी कर रहा था नौकरी। तो वहाँ डॉक्टर हरिओम पंवार जी की कविता रोज़ पढ़ी जाती थी और अकूत भीड़ होती थी, 2-3 लाख लोग उनकी कविताएं सुनते थे। तो वहाँ से प्रभाव, आंदोलन से निकले कवि। हाँ, वहाँ से उस आंदोलन से कविता निकली। उसके कुछ ही समय बाद फिर सर्विस नौकरी लग गई, तो फिर पोस्टिंग पहाड़ों पर हो गई। तो फिर वो 10-15 साल ऐसे ही दबी रही कविता। लेकिन सही मायनों में टर्निंग पॉइंट वो है मेरठ और पंवार जी, डॉक्टर हरिओम पंवार जी, उनको मैं गुरु मानता हूँ आज भी। तो उनकी कोई फेवरेट कविता, आपको उनसे प्रेरणा मिली है, आपकी कविताएं जो आपके जहन में हो, उनकी कोई कुछ अंश अगर आप हमें सुनाना चाहें उसका। उनकी तो फेवरेट क्या, उनकी बहुत सी कविता हमें याद थी। फिर उन्होंने एक दिन गुरु मंत्र दिया कि इन कविताओं से बाहर निकलो, नहीं तो अपना कुछ नहीं लिख पाओगे तुम। तो उनकी एक बहुत ज्वलंत पंक्ति है कि जिस दिन मेरी आग बुझेगी उस दिन मैं मर जाऊंगा। मतलब कविता मेरी कलम आग उगलती है, इस तरह से है कुछ, थोड़ा स्लिप कर रहा हूँ। तो उनका ये है। बहरहाल उनकी एक कविता है, अभी आजकल वो आतंकवाद पे भी काफ़ी पढ़ते हैं वो कविता। आतंकों की गर्म हवा से नदी पिघलती देखी है, ये उनकी एक पंक्ति है। नदी उबलती देखी है, आतंकों की गर्म हवा से, बंदूकों की गर्म हवा से नदी उबलती देखी है। ये उनका एक अनूठा प्रयोग है कविता में। तो यूपी के एक छोटे गांव से निकला जसवीर सिंह जी। जसवीर सिंह हल्दर कैसे बन गए? आपने अपना साहित्यिक नाम हल्दर रखा है, तो कैसे ये आपने किया? ये दरअसल में नौकरी लग गई तो जो कुछ कविताएं थी डायरी में, कभी कुछ मन हुआ लिख लिया, कोई छोटा मोटा छंद आया। दरअसल में क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2-3 छंद ऐसे हैं कि जो नॉर्मली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलते हैं, वो सभी को आते हैं जी। जैसे कि दोहा, बचपन में पढ़ते तो लोग दोहा वहा सभी लिख लेते हैं। हुआ क्या, एक दिन अचानक वो डायरी मिल गई। जब मैं यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया, 15-20 साल इधर उधर अपने झंझटों में लगे रहे, तो कवि सम्मेलन चल रहा था। कवि सम्मेलन पर उस पर एक स्ट्रिप चल रही थी, उस पर डॉक्टर पंवार का नाम, पंवार जी का नाम और फ़ोन नंबर चल रहा था, जैसे यूट्यूब पे पड़ी रहती वीडियो। तो मैंने वो नंबर नोट किया और मैंने फ़ोन मिला दिया। तो बहुत दिन बाद, तो कहाँ पहचानने थे वो मुझे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं आपके कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। बोले मैं फ़िलहाल कहीं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ। तो उन्होंने एक नाम बताया, 1-2 नाम बताए मुझे, बोले इनसे संपर्क कर लो। तो उनमें से एक, उनका शिष्य यहीं देहरादून में ही आ गए थे, वो किसी जॉब में है, उनका नाम है श्रीकांत श्री। अच्छा, अच्छे कवि हैं मंच के। तो वो आए, फिर मैंने श्रीकांत उनसे संपर्क किया, श्रीकांत से संपर्क किया। तो मैंने डायरी दिखाई। फिर एक किसी गोष्ठी में हमारा संबंध हुआ, जयप्रकाश त्रिपाठी जी, जो आपके अमर उजाला से ही यूपी में मेरठ वगैरह पोस्टिंग थी रही है उनकी, तो अमर उजाला से ही हैं। तो वो उनके संपर्क में आए, तो उनको मैंने डायरी दिखाई। तो बोले यार इसमें तो 35-36 कविताएँ हैं और ये तो अपने आप में एक पूरी किताब है, क्यों नहीं इसको छपवा लो। तो उन्होंने उसको पब्लिश कराने में मेरा उत्साहवर्धन किया और उन कविताओं को दोबारा उन्होंने कहा कि इनको दोबारा अपने तरीके से थोड़ा रीराइट करो, क्योंकि हर वक्त एक दिमाग का सोचने का स्तर बदलता है। कुछ कविताएं बचपन में लिखी हैं तो उनके कुछ शब्दों के ऐसे हैं जो शब्द के अर्थ के अनर्थ भी हो सकते हैं, तो वो मैंने दोबारा लिखी सारी। और वो इतना मसाला तैयार हो गया कि लगभग एक छोटी सी पुस्तक, जो मेरी सबसे पहली पुस्तक आई है, ये शंखनाद, ये पब्लिश होने का ये दिखा दीजिए। एक रास्ता, मतलब एक आधार तैयार हो गया। उसमें उन्होंने, त्रिपाठी जी ने मेरी मदद की। अब फिर ये हुआ कि नाम क्या, कि कुछ पेन नेम रखा जाए। तो मैं कहने लगा भाई जैसे रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे जसवीर सिंह हल्दर। अचानक ही अनायासी आ गया। तो उन्होंने एकदम कहा ठीक है, तो सूट भी कर रहा है, क्योंकि
खेती की किसानी की बैकग्राउंड से निकले हो। मुझे तो सही मायनों में अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं कभी हूँ या अमर उजाला के दफ्तर में बैठा हूँ। मेरे तो पिताजी को 100 तक गिनती नहीं आती, अम्मा को 100 तक गिनती नहीं आती, और मैं पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ऐसे ऊपर वाले का करिश्मा ही कह सकते। खैर, उन्होंने कहा हल्दर कैची नाम है, एकदम से इम्प्रेशन, सुन के इम्प्रेशन छोड़ता है। और आप मंच वाले अब तो मंचों की कोशिश कर रहे हो मंचों पर जाने की, तो मंचों के हिसाब से बढ़िया नाम है, तो ये नाम वहाँ से हल्दर पड़ गया। फिर हल्दर नाम से किताब पब्लिश। तो शंखनाद से कहीं ना कहीं आपकी जो किताबों की दुनिया है वो शुरू हुई, उसी का शंखनाद हुआ। तो हल्दर का यूँ तो अनायास ही आपके मुख से निकल गया कि हल्दर रख लेते हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग आपने सोचा क्या होगा? हल्दर का सीधा सरल मीनिंग तो ये है कि किसान। हल्दर का पर्यायवाची जी शब्द है किसान, अनायास ये आ गया। एक इसका दूसरा जो अर्थ है, हल्दर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को भी हल्दर कहते थे। तो ये बहरहाल मेरा तो अब ये परिचय बन गया है, परिचय है। तो मैं तो अपना परिचय भी मंचों पे भी जाता हूँ, कविता करता हूँ, तो मंचों पे भी मैं अपना परिचय इसी अंदाज में देता हूँ कि नाम हल्दर है मेरा, नाम हल्दर है मेरा, गाँव का प्राणी हूँ मैं, शब्द का खलिहान हूँ और छंद की धानी हूँ मैं, और मैं नहीं आवाज केवल पक्ष या प्रतिपक्ष की। कभी किसी एक पक्ष की बात नहीं करता, कभी पूरी व्यवस्था की बात करके। मैं नहीं आवाज केवल पक्ष या प्रतिपक्ष की, अक्षर अक्षर जनगण मन हूँ, राष्ट्र की वाणी हूँ मैं। तो पोस्टिंग के बाद आप देहरादून आए, यहाँ पर आपकी पहली किताब आई, तो आपने देहरादून को कितना बदलते हुए देखा? क्योंकि आज आपको इतने साल यहाँ पर हो गए हैं रहते हुए, आपने उस वक्त का देहरादून भी देखा है और अब का देहरादून भी आप देख रहे हैं, तो कितना बदलाव आपको लगता है? पहले जंगल में थोड़ा सा कंक्रीट था, अब कंक्रीट में थोड़ा सा जंगल बचा है। कभी के हिसाब से कहें तो ये स्थिति है। तो लीची के बाग हुआ करते थे पहले। इस मसले पे भी मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है कि जहाँ थी धान की खेती वहाँ तो बन गए हैं घर जी, जहाँ लीची के बागीचे वहाँ स्कूल और दफ्तर, कि परिंदे बाग के अपने दुखी बैठे हैं तारों पर, परिंदे बाग के देखो दुखी बैठे हैं तारों पर, लुटा है आसियाँ उनका बता जाएं कहाँ हल्दर। लुटा, कवि अपने आप से प्रश्न करता है कि लुटा है आसियाँ उनका बता जाएं कहाँ हल्दर। अब ये स्थिति है देहरादून। आपकी कविताओं की जो किताबें आई हैं उसमें अभी सबसे लेटेस्ट जो आपकी किताब आई है राम कथानक जी। तो सबके अपने अपने राम हैं जी। और आपकी नज़र में आपके राम कैसे हैं? और राम कथानक की जब हम बात करते हैं राम कथा की, तो इस किताब में और जो अन्य किताबें हैं उसमें अलग क्या है? भगवान राम का जीवन वृत्त हजारों कवियों ने लिखा होगा आज तक जी, और ऐसी शायद ही कोई भाषा है जिसमें भगवान राम का चरित्र ना लिखा गया दुनिया के अंदर। ये इतना बड़ा चरित्र है कि शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसमें इनके ऊपर नहीं लिखा गया। तो मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया। मेरा प्रयास ये था कि हमारे पास जो भगवान राम के चरित्र को जानने का जो सबसे सरल ग्रंथ है वो रामचरितमानस है जी, बाबा तुलसीदास की लिखी हुई। लेकिन चूंकि वो अवधि में है तो अब इस कॉन्वेंट के युग में अवधि को समझना भी, अवधि में भी कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाला या दूसरे लोग उसको भी कठिन ही मानते, नहीं समझ पाते। उसका भी हिंदी में तर्जुमा या हिंदी में अर्थ बताना पड़ता है। तो अनायासी दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इसको इसी खड़ी भाषा में, जो भाषा आम बोली जाती है, क्यों ना इसको उसमें लिखने का प्रयास किया जाए और इसको थोड़ा मिनिमाइज किया जाए। क्यों तुलसी बाबा ने तो बहुत बड़े रेफरेंस में लिया है, क्योंकि उन्होंने भगवान घोषित कर दिया पैदा होते ही कि उठत चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। उन्हें तो पैदा होते ही भगवान मान लिया उनको। लेकिन वाल्मीकि ने कभी भगवान नहीं माना। वाल्मीकि ने रामायण में पुरुषोत्तम ही माना है उनको जी। मतलब बनते हुए अपने प्रयासों से भगवान साबित हुए वो लास्ट में, लेकिन पैदाइशी पुरुषोत्तम
वो भगवान बने हैं अपने प्रयासों से, अपने त्याग से, अपने तप से, अपनी तपस्या से। तो मैंने भी इसी में थोड़ा सा प्रयास करके देखा। एक तो सबसे पहला अंतर तो ये है कि सीधी सरल खड़ी भाषा में है ये, सभी लोग समझ सकते हैं हाँ। आसानी से। इसमें ना संत को संता कहा गया है, ना अनंत को अनंता कहा गया है। जैसा जो शब्द है वो ऐसा ही प्रयोग हुआ है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा ये कि इसमें जो रेफरेंस है, जो धार्मिक रेफरेंस है, जैसे पार्वती जी शिव जी पार्वती आपस में बात कर रहे हैं, बृहस्पति जी ये कह रहे हैं वो, तो उसमें जो एलोबरेटरी, जो बढ़ाने वाले जो रेफरेंसेस हैं ना जी, वो नहीं है। सीधा भगवान राम का जन्म से लेके जल समाधि तक का जीवन वृत्त है, उसमें इधर उधर का कुछ रेफरेंस नहीं है। भगवान की जल समाधि का कहीं और जिक्र नहीं आता है जल्दी से। सब पता तो सबको है, लेकिन बचे हैं क्योंकि उससे बचने की कोशिश की गई है। क्योंकि कालांतर में जो है भगवान जब किसी व्यक्ति या राजा या किसी महापुरुष को भगवान के रूप में हमने मान लिया, तो उनकी अंतिम यात्रा के बारे में कम लिखते हैं लोग। मतलब उसको भगवान बुद्ध की भी अंतिम उसके बारे में कम लिखते हैं, उसको भी एक चमत्कार ही मानते हैं, जबकि उनको जहर दिया था किसी ने खीर में, लेकिन कहीं जिक्र नहीं मिलता। ऐसे ही जल समाधि से भी बचे, लेकिन मैंने उसमें प्रकाश डाला है। मेरी राम कथानक है, इसमें मैंने इस बिंदु पर प्रकाश डाला है। 10वां सर्ग है जल समाधि। इसका छंद है जहाँ से इसको प्रारंभ किया गया है कि सभ्यता के हैं श्रृंगार, संस्कृति के आधार, सामाजिक सरोकार निहित है राम में, और सभी धर्मों के तार, योग साधना के द्वार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम, काम का यही है नाम याद कर प्रातः शाम, 3 लोक 4 धाम राम 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 में, और श्वास श्वास में समाया अंत तक साथ आया, जीवनी का पथ्य राम 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 राम। ये छंद भी बिल्कुल विशेष छंद है। इसमें पहली पंक्ति में राम का 1 बार प्रयोग है, दूसरी बार राम 2 बार आएंगे, तीसरी पंक्ति में 3 बार राम, चौथी पंक्ति में 4 बार आएंगे। इसको चक्रवात छंद कहते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है जल समाधि। अब ये छंद बदल जाएगा, चौपाई छंद में चलेगी। जैसे चौपाई छंद में है जल समाधि की में 1-2, हे शब्द समीक्षा की देवी, हे काव्य परीक्षा की देवी, वाणी में वास करो माता, यश ज्ञान प्रकाश भरो माता, अंतिम अध्याय कहानी का, कल्पित पर्याय कहानी का, विदिनाने फिर डेरा डाला डेरा, राघव को संशय ने घेरा, कुछ लोगों ने ये खेल रचा, आरोप किसी को नहीं पचा, आरोप लगे माँ सीता पर, धरती की परम पुनीता पर, राघव मन भाप गई सीता, क्रोधित हो कांप गई सीता, धरती में समा गई सीता, राघव का घट फिर से रीता, धरती में धरती की बेटी नारायण, मुट्ठी में रेती, सुख चैन राम से दूर हुआ, हृदय भी चकनाचूर हुआ, आदेश राम का आया है, आशीष राम से पाया है, जीवन यश लखन कमाया है, सरयू में जाए समाया है। आपकी कविताओं में देश प्रेम भी झलकता है। आपने वीर रस की कई कविताएं लिखी हैं, देश प्रेम पर आधारित कई कविताएं लिखी हैं। आपकी किताब भी आई अमर जवान ज्योति, ये मैं दिखाना भी चाहूँगी। इसके लिए आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम आया। तो इसकी जो कविताएं हैं उसमें से कुछ आप हमें सुना दीजिए। कोशिश करता हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है कविता, ये जो मेरी बुक है, इसमें एक जो कविता जिसने मुझे हलधर बनाया है जी, वो कविता सुनाता हूँ मैं आपको। मंच पे अक्सर पढ़ता हूँ मैं वो कविता। वो कविता है कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध पर आधारित है वो कविता है कि पूरा तो खैर बहुत बड़ी कविता है, 150-200 पंक्तियों की, लेकिन मैं इसके 2-3 बंद आपको सुनाता हूँ। उत्तुंग करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा था, उत्तुंग करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा था, भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था। 527 ऑन रिकॉर्ड कैजुअल्टी है इस युद्ध में सैनिकों की। तो वहाँ से दर्द भी निकल के आता है और एक वीरता वाली बात है कि उत्तुंग करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा था, भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था।
क्या स्थितियां थी, युद्ध कैसे हुआ, भूमिका एक बंद भूमिका में है। अटल जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे कि उस शांति वार्ता की बस में शत्रु मेरे घर में घुस बैठे, यूँ वीर अटल मक्कार मुशर्रफ के झांसों में फंस बैठे, सरकारी गहमा गहमी में यूँ समय बीतता चला गया, नापाक पड़ोसी के हाथों भारत महान फिर चला गया। जूही सेना को भनक लगी, शत्रु ने सरहद पार किया, चोटी पर जगह बना बैठा और चौकी पर अधिकार किया। तब फौजों को फरमान मिला, अब मारो इस पाखंडी को, मदरास सोनित की पिला पिला खुश करो काल रणचंडी को। शत्रु का लाभ निराला था, चोटी का उसे सहारा था, भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था। अब इसमें एक बंद और सुनाता हूँ, क्या स्थितियां थी उस वक्त कि दुश्मन चोटी पर काबिज था, सेना घाटी में जमी हुई, किस विध हिमगिर पर कब्जा हो, जनरल की सांसें थमी हुई। चीटी भांति सैनिक टुकड़ी तोपों को ले चढ़ती थी, तब ताप शून्य से नीचे था, ऊंचे पर सांस उकड़ती थी। -5 डिग्री टेम्परेचर, 16,000 फीट हाइट, ताप शून्य से नीचे था, पग पग पर सांस उखड़ती थी, गोलियां बरसती थी रण में, हम वंदे मातरम गाते थे, नीचे से गोले दाग दाग खुद अपनी राह बनाते थे। कोई जय माता दी बोले था, कोई बोले था जय जय शंकर, हर हर महादेव नारों से गूंज गए गिर के कंकर। लहू लुहान हुआ पर्वत, दिखता सोनित फव्वारा था, भारत ने जीता युद्ध मगर कुछ बेटे भी तो हारा था। कविताएं आप बचपन से ही पढ़ने का भी और फिर लिखने का भी शौक आपको रहा। अब आप गज़लें भी लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, तो उसकी तरफ कैसे झुकाव आया आपका? पहले सीधे सीधे जो छंद होते हैं, सादा छंदों में ही ज़्यादातर ये पुस्तकें पब्लिश हुई है। फिर अचानक यहाँ गोष्ठियों में जाने लगे, जब इस तरफ रुझान बढ़ा तो फिर कुछ हिंदी के जिन्होंने हिंदी में अच्छा काम किया है, कुछ ऐसे गज़ल वालों को पढ़ा, तो जैसे कि दुष्यंत कुमार, अदम गौडवी, यहाँ भी देहरादून में भी कई अच्छे गज़ल की शायरी करने वाले लोग हैं जो ऑलमोस्ट मतलब हिंदी में ही शायरी करते हैं। हालांकि उर्दू और हिंदी का बटा तो कुछ नहीं है, मिक्सी है। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे कुछ सीखने की कोशिश हुई, तो कुछ लिखने का प्रयास किया गया। तो वो लेखन भी वही वीर रस में वही जाके टिकता है, वही वो उसका भी जो टच है, उसका भी जो जायका है वो वही दुष्यंत कुमार वाला ही मिलता है। उसमें भी कोई, हालांकि गज़ल बड़ी नाजुक चीज़ है, ज़्यादातर श्रृंगार प्रधान ही माना गया गज़ल को, लेकिन मैंने लीक से हटके गज़लें कही हैं, वो व्यवस्था पर आधारित हैं, व्यवस्था पर तंज हैं। सुनाता हूँ जैसे कि आजकल जो हिंदी साहित्य की जो समस्या, जो साहित्य के सामने जो चुनौतियाँ हैं, उसको ही आधार बना के गज़ल कहने की कोशिश की गई है कि कथ्य की मरने लगी अब अर्थगत संभावनाएं, सत्य को अभिव्यक्त करने बोल दो किस देश जाएं, सत्य को अभिव्यक्त करने बोल दो किस देश जाएं। और इसमें एक शेर देखिए आप कि आ रहे हैं 7 दशकों से सिलाएं पीसते हम, लोग पत्थर के हुए हैं मर गई संवेदनाएं, लोग पत्थर के हुए हैं मर गई संवेदनाएं, और कौन समझेगा हमारे कौम की अंतर व्यथा को। ये कवियों का, साहित्यकारों का एक दर्द है शेर में कि कौन समझेगा हमारी कौम की अंतर व्यथा को, यंत्र युग में मंत्र अपनी खो चुके वैदिक ऋचाएं, यंत्र युग में मंत्र अपनी खो चुके वैदिक ऋचाएं, और 7 तारे आसमां के क्षुब्ध दिखता चंद्रमा भी, सभ्यता से लुप्त होती सूर्य की ज्योतिष्मिकाएं, कथ्य की मरने लगी अर्थगत संभावनाएं। इस तरह की कुछ गज़लें हैं। जैसे कि एक गज़ल और मुझे ध्यान आ रहा है, एक मतलब से कि समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता, करोड़ों मील में फैला मगर वो बह नहीं सकता, और पहाड़ों से चली नदियाँ उसे ढाढ़स बनाने को रहेंगी साथ, अब उसके अकेला रह नहीं सकता, समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता। तो कहानी
कहानी की तरफ कभी ध्यान नहीं गया कि मुझे कहानी लिखनी, संस्मरण लिखनी है कुछ ऐसी? गजलों की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जी एक पेट का बहुवर, एक रेत की नदी जो जी। अभी उपलब्ध नहीं है। जी रेत की नदी जो मेरी पुस्तक है वो मुंबई भाषा परिषद मुंबई से प्रकाशित हुई है, और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा संस्थान से, जिसमें दुष्यंत पुरस्कार मुझे 2021 के लिए मैं नामित हुआ और वो मुझे मिला है। वो काफ़ी प्रेस्टिजियस पुरस्कार माना जाता है हिंदी साहित्य में, गज़लों में, ख़ासतौर से हिंदी गज़लों के लिए। इसकी उस वक्त जब मिला था, अब सुना है 1 लाख हो गई इसकी राशि, उस वक्त 75,000 रुपये राशि थी, नगद राशि। और इसे स्वयं अध्यक्ष, क्योंकि उस हिंदी भाषा समिति उसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री के ही हाथों दिया जाता है। ये बड़ा प्रेस्टिजियस सम्मान है। और कभी कहानियों की तरफ नहीं ध्यान गया कि कहानियां लिखें, क्योंकि कविताएं हैं, आपने गज़लें लिखी हैं, कहानी या उपन्यास कुछ लिखने का कभी सोचा? ये बड़ी मतलब सच बात तो ये है कि मुझे कभी कभी खुद यकीन नहीं होता ये मैंने क्या लिख दिया, ये इतनी पुस्तकें कैसे प्रकाशित हो गई। कहानी के नाम पे, संस्मरण के नाम पे, निबंध के नाम पे, अगर मुझे, मैं किसी बात को पर्दे में नहीं रखता हूँ। कोई मेरे को ये कहे कि आप 10 लाइन लिख दो, मैं 10 लाइन नहीं लिख सकता ढंग से। अब ये तो मुझे, मैं नैसर्गिक ही मानूंगा, ये तो गॉड गिफ्ट कह लें, ये ईश्वर का कुछ प्रसाद ही कह लें कि आ जाती है कुछ बातें दिमाग में, तो ये चलते चलते आती है। मैं एक कागज़ और पेन हमेशा अपने साथ रखता हूँ, कभी भी गाड़ी मुझे किनारे लगानी पड़ जाती है अगर कोई दिमाग में थॉट आता है। जैसे कोई कविता जन्म लेती है, भले ही चाहे वो 100 पंक्ति की हो जाए, बाद में कविता या 150 पंक्ति की हो जाए, कविता शुरू में 2 या 4 ही पंक्तियाँ पैदा होती हैं। फिर वो अगर विषय में दम है तो फिर वो उसको एलोबरेट, उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि चलते चलते मान लो एक पंक्ति मान लो ध्यान में आ जाती है, चलते चलते फिर बात दिमाग में आ जाती है। एक दिन मैं जा रहा था, चलते चलते सैनिकों पे मतलब 4 पंक्ति दिमाग में आ गई, तो आई कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। अचानक कोई सैनिक शहीद हुआ होगा और पेपर में पढ़ा होगा तो दिमाग में एकदम आई, देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए। और लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भाल पर, उन शहीदों का सदा सम्मान होना चाहिए। अब ये उस वक्त चूक जाता, नहीं नोट करता, तो फिर ख़त्म हो जाता उसी वक्त। तो इस तरह के ये आता रहते हैं। ये है, आज तक मैंने तुझे जी भर जिया ए ज़िंदगी, तेरी अज़मत में इजाफा ही किया ए ज़िंदगी। अज़मत उर्दू का शब्द है, अज़मत का मतलब गरिमा। कि तेरी अज़मत में इजाफा ही किया ए ज़िंदगी, कि आदमी का काम है हर हाल में जीना तुझे, 100 मरस या जहर तू डटकर पिया ए ज़िंदगी। आज तक मैंने तुझे जी भर जिया है ज़िंदगी। एक शेर इसमें इस तरह से हुआ कि कौन है खुद ही बता, अभिशाप या वरदान तू। शायर कभी खुद से भी बात करता है, ज़िंदगी से ही बात कर रहा है कि कौन है खुद ही बता, अभिशाप या वरदान तू, लोभ माया जाल ने तोड़ा ही ए ज़िंदगी, आज तक मैंने तुझे जी भर जिया है ज़िंदगी। और एक शेर और इसमें ऐसा हुआ कि जुर्म है या है सज़ा, ये प्रश्न हलदर पूछता, तू जुर्म है या है सज़ा, ये प्रश्न हलदर पूछता। अब जो भी है सब ठीक है, जो भी है सब ठीक है, अब शुक्रिया ए ज़िंदगी, आज तक मैंने तुझे जी भर जिया है ज़िंदगी। आध्यात्मिक और आपने देशभक्ति पर लिखा, सामाजिक मुद्दों पर भी आप लिखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या पर भी आपने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन हमें सुना दीजिए। मैं एक छंद से शुरुआत करता हूँ अपनी बात। मैंने एक छंद लिखा था, पूरी रात रोया था मैं उस दिन जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, क्योंकि मैं भी खुद 2 बेटियों का बाप हूँ। मुझे नींद नहीं आई, तब मैंने एक छंद लिखा था, मैं उस छंद से शुरुआत करता हूँ। फिर वो कविता तो मेरी 2 पंक्तियों में नहीं काम चलेगा, उसके मैं 2 बंद सुनाऊंगा आपको। वो कविता बड़ी है, वो भी मैं मंचों पर गाता हूँ उस कविता को।
और उसमें रोते हैं लोग उस कविता को सुनकर। मैं एक छंद सुनाता हूँ, थोड़ा मंच के अंदाज में ही सुनाता हूँ। बेटियों वाला छंद है जो मैंने रोते रोते लिखा था कि बेटियों को चाहिए कि साथ हथियार रखेगा तो पर घात करे फोड़ डाले मुंडियाँ, और चाहे कोई भला कहे चाहे कोई बुरा कहे, शेरनी कहे या कहे लोग फिर गुंडियाँ। अब बेटे देवता नहीं तो काहे देवी बन रही, बेटे देवता नहीं तो काहे देवी बन रही, खून से सड़क सने चाहे पगडंडियाँ। अरे अब नहीं बाप और भाई के भरोसे रहो, खुद की सुरक्षा हेतु बन जाओ चंडियाँ, खुद की सुरक्षा हेतु। ये आह्वान है आज की नई पीढ़ी का, कब तक प्रोटेक्शन में घूमेंगे। रही बात कन्या भ्रूण हत्या वाली कविता की, तो वो मेरी लैंडमार्क कविता है और वो भावुक कर देती है। उस कविता का प्लॉट ये है, वो गद्य में कहानी समझो, उसको एक लघु कथा कह सकते हैं, पद्य में लघु कथा मानो। मैंने एक कथा को मैंने एक तरह से उसी प्लॉट को मैंने पद्य में कन्वर्ट किया है। इसका प्लॉट ये है कि बड़ी भी बेटी होती है और दूसरी भी बेटी गर्भ में होती है, तो वो चालाकी से किसी डॉक्टर के साथ मिलके भ्रूण का परीक्षण करा लेती है, तो वो असमंजस की स्थिति में है वो जोड़ा, वो दंपति। यहाँ से कविता शुरू होती है। तो वो भ्रूण माँ के सपने में आता है, माँ से वार्ता करता है अर्ध निद्रा के फॉर्म में वहाँ से कविता शुरू होती है। वो कहता है भ्रूण अपनी बात रखता है अपने तरीके से, कन्या भ्रूण, क्योंकि वो असमंजस स्थिति में कि भाई इसे खंडित कर दें या उस तरह के कुछ विचार चल रहे पति पत्नी के बीच में। कविता यूँ है कि माँ मुझे कोख में मत मारो, माँ मुझे कोख में मत मारो, जीवन भर होगा पछताना, सुन लो मेरे दिल की पुकार, मुझको भी जगती में आना। माँ मुझे कोख में मत मारो, जीवन भर होगा पछताना, सुन लो मेरे दिल की पुकार, मुझको भी धरती पर आना। पहला बंद देखिए वो क्या कहती है कि उस भ्रूण परीक्षण केंद्र में जा तूने जो जांच कराई है, अपनी माँ से कहती है ये बड़ी बात भारी मन से जो पापा को बतलाई है। पापा तो हैं भोले भाले, तेरे ही मन में काला है, बेटे के चक्कर में मैया लगता तू ही पगलाई है। मुझे ईश्वर का प्रसाद मान अपनी गोदी में आने दे, बेटे की खातिर जिसके दर तेरा अक्सर आना जाना। रोज मंदिर जाती है, माँ मुझे कोख में मत मारे, जीवन भर होगा पछताना। एक और दलील देती है, क्योंकि बड़ी भी बेटी होती है, वो कहती है कि दीदी से कभी न झगड़ूंगी, रूखा सूखा ही खा लूंगी, दीदी के छोटे कपड़ों से मैं अपना काम चला लूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन में कुछ तेरा भी हाथ बटाऊंगी, शीतलता चंदा से लूंगी, ताकत सूरज से पालूंगी, शीतलता चंदा से लूंगी, ताकत सूरज से पालूंगी, यदि पढ़ने को नहीं भेजेगी। देखो, कन्या बचाओ कन्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक ही पंक्ति में उन्होंने कोशिश की है। यदि पढ़ने को ना भेजेगी, इससे तो मरना बेहतर है, अनपढ़ होने से अच्छा है, खिलने से पहले मुरझाना, माँ मुझे कोख में मत मारे, मुझे भी धरती पर आना। आप मंच के कवि हैं, कविताएं लिखते भी हैं और मंच पर उनको सुनाते भी हैं, तो कितना चैलेंजिंग आपको लगता है कि कविता लिखना और सुनाना, कितना फर्क है? कविता, पहली बात तो कहानीकार पैदा हो सकता है, निबंधकार पैदा हो सकता है, मतलब बन सकता है प्रयास करके, मेहनत करके, भाषा का ज्ञान अर्जित करके, पीएचडी करके, एमए करके, किसी भाषा से साहित्यकार किसी दूसरी शाखाओं में बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी दुनिया की कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कवि पैदा कर दे। मंच के कवि, मंच नहीं, कवि ऑटो, मतलब कवि, मंच का हो या सब, मंच का तो बाद की बात है। कविता नैसर्गिक होती है, कविता अवतरित होती है, कविता कभी बनती नहीं है। उसको हम एलोबरेट करते हैं, वो एक अलग बात है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं के हिसाब से वो अपने आप में विचार। कविता का जो विषय है या शुरू की 2 या 4 पंक्तियां, वो वास्तव में एक आकाश तत्व है जैसे हमारा शरीर ग्रहण करता है और वहां से कविता जन्म लेती है। कोई व्यक्ति चाह के कविता नहीं लिख सकता, जो लिखता है वो अप्लाइड फॉर्मेट होता है। वो सारा काम मुंबई में फिल्मों में होता ही है कि उनको कहानी दे दी जाती है, स्क्रिप्ट दे दी जाती है, फिर वो उस स्क्रिप्ट पर आधारित
गीत लिखते हैं, उसको म्यूजिकली कंपोज करते हैं जिन्हें हम सुनते हैं। लेकिन वास्तव में जो कविता है वो कविता तो जन्म लेती है। अब उसका कितना एलोबरेट कर पाता है आदमी, ये कवि पे निर्भर करता है, और उस पर कितनी अनुकंपा है माँ शारदा की, उस पर निर्भर करता है। बाबा तुलसी ने क्या से क्या रच डाला, उनको प्रेरणा मिली, संस्कृत की रामायण पढ़ी उन्होंने, वाल्मीकि की, उनके दिमाग में आया कि भाई मैं इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख दूँ, तो उन्होंने क्या महाग्रंथ लिख दिया। तो ये है मेरा अपना ये मानना है कि कविता नैसर्गिक है। हाँ, छोटी चीज़ को छंद का ज्ञान सीख सकते हैं, उसको लय में लाना सीख सकते हैं, ये तो एक सीखने का विषय है, इसको तो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सीखा जा सकता है। लेकिन कविता और भाव, तो कविता की मुख्य चीज़ है भाव। भाव तो पैदा होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति के अंदर, जिसको हम छोटा या बड़ा कवि मान सकते हैं। उसमें थोड़ा तो भिन्न होता है वो आम आदमी से, क्योंकि हर कोई कवि लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। जब तक जड़ में चेतना महसूस नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। यानी उसका संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। जब तक समाज की संवेदनाओं को महसूस नहीं करेगा कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कवि। कठोर हृदय व्यक्ति, कटु व्यक्ति, चाहे वो वीरस की कविता करे, कैसी भी कविता करे, कठोर हृदय का कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन कवि नहीं हो सकता। संवेदनाएं झलकनी जरूरी। कवि होने की सबसे पहली शर्त ही संवेदना है। संवेदनाओं को ही शब्द देता है कवि बस, और इसके अलावा कुछ नहीं आम आदमी में। और संवेदनहीन व्यक्ति कविता करना तो दूर, कविता सुन भी नहीं सकता। वो कि कोई ना कोई बहाना मार के निकल जाएगा, वो कविता सुन नहीं सकता। लोग जो 2-2 घंटे कवियों की कविताएं सुनते हैं, कवि सम्मेलनों में बैठे रहते हैं, वो भी कवि ही होते हैं। उनमें कविता डोरमेंट स्टेज में होती है, उनके पास शब्द नहीं होते, सिर्फ भाव वही होता है जो एक कवि का होता है, तभी तो वो ताली बजाते हैं। क्योंकि उनके अंदर जो शब्द बैठा है, जो जबान पर नहीं आया शब्द, वो प्रकटीकरण नहीं हुआ उस शब्द का, वो शब्द का प्रकटीकरण हुआ मंच वाले कवि के मुंह से, तो एकदम से उछला, वो ताली बजाए। तो दोनों कवि हैं वो। एक कवि तो कविता सुन भी नहीं सकता, लिखना तो बहुत दूर की बात है, चैलेंजिंग है ये। हाँ, एक कवि तो कविता सुन भी नहीं सकता, लिखना तो बहुत अलग विषय है, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि मंच पर भाव भंगिमाएं भी बहुत महत्वपूर्ण। वीर रस की कविता में तो 60% कविता होती है, 40% भाव भंगिमा, क्योंकि वो बेसिकली मंचने हैं। उस वक्त हम कविता लिख नहीं रहे, हम कविता का मंचन कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक छंद है, एक छंद में श्रृंगार का सुनाऊंगा आपको, एक वीरस का सुनाऊंगा, मेरे चेहरे से पता लग जाएगा आपको भाव भंगिमा का। जैसे एक दृश्य है एक छंद में कि राधा और श्याम मिलते हैं, तो इतने आपस अपने आप एक दोनों तल्लीन हो जाते हैं कि श्याम से बांसुरी नाराज हो जाती है, राधा जी से उनकी चुनरी नाराज हो जाती है। तो वहां से छंद स्टार्ट होता है कि छोड़ छाड़ घर बार मात तात भ्रात प्यारे, राधे रानी श्याम संग एक तार हो गई। और सांवरी को देखो देखो बांसुरी खोई विवेक, सात स्वर छोड़ छाड़ तार तार हो गई। राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई, कंटकों में फंसे तार 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 हो गई। और वेणु और ओढ़नी के ढंग देख वाटिका की गरिमा भी तार 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 हो गई। ये श्रृंगारिक छंद है, रास का छंद है। अगर हम वीरस का, मान लो मैं ही मंच पर खड़ा हूँ, तो मैं इस छंद को इस तरह पढ़ूंगा, और वीरस में अगर कोई वीरस की स्थिति आती है तो वीरस का छंद में दूसरे तरीके से पढ़ूंगा। एक घटना हुई थी गलवान में, 19 सैनिक शहीद हुए, तो एक छंद लिखा। अब उस छंद का अगर मैं मंचन करूंगा, मंच पे पढ़ूंगा, तो वो मेरे चेहरे से वो क्रोध और वो दुख झलकना चाहिए। उसको इस तरह से पढ़ा जाएगा जिससे चेहरे पे वो चीज झलके, क्योंकि मंचन करना है उस छंद का। कि पथ अवरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ, वैरियों का काल बने देख तेरे लालवा।
जो सैनिक हैं, जो मुखिया थे हमारे संतोष बाबू, कवि का प्रोजेक्ट है कि वो अपनी माँ से क्या बात कर रहे हैं। जब प्राण निकले उनके तो माँ को जरूर एहसास हो जाता है इन चीज़ों का। उनकी आत्मा अपनी माँ से क्या बात कर रही है कि पथ अवरुद्ध हुआ, शस्त्रहीन युद्ध हुआ, वैरियों का काल बने देख तेरे लाल माँ। एक नहीं गोली चली, खून भरी होली जली, गलवान नदी रंग हुआ लाल लाल माँ। भाई को मिसमिसी आने लगी कि गलवान नदी रंग हुआ लाल लाल माँ। और तेरे बांकुरों की जंग चीनी सैनिकों के संग लिए ध्वज घूम रहे लाल 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 माँ। और ध्वज तो उखाड़ दिए, वैरी भी पछाड़ दिए, बुद्ध क्षेत्र हुआ लाल 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 माँ। तिब्बत का क्षेत्र बुद्ध क्षेत्र माना जाता है, इसको शांत प्रिय क्षेत्र माना जाता है। तो ये इसका ये इस तरह होगा कि हिंदू या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, देश की अखंडता का ध्यान होना चाहिए। देश के विधान और देश के निशान का सभी देशवासियों को भान होना चाहिए। और काल से भी युद्ध करें, काल से भी युद्ध करें, सरहदों को शुद्ध करें, ऐसे रणों बांकुरों का मान होना चाहिए। और आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज, आरती हो या नमाज, संगठित हो समाज, प्रार्थना का मूल राष्ट्रगान होना। ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी श्रोता ही बोलते हैं। तो आपकी कविताओं से निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में भी देशभक्ति का भाव तो जग ही गया। तो अब आप जो पाठक हैं उनके लिए क्या नया लेकर आ रहे हैं? मेरी एक पांडुलिपि ऑलमोस्ट तैयार है। मेरी एक गज़लों की, हिंदी गज़लों की एक पुस्तक जल्द ही आने वाली है। उसका विषय क्या रहेगा? गज़लों का विषय कुछ नहीं, थोड़ा सा गज़लों का जो हिसाब, उनका थोड़ा जायका देख के उनका नाम रख दिया जाता है उस पुस्तक का। गज़ल तो अपने आप में स्वतंत्र होती है, गज़ल का हर शेर स्वतंत्र होता है। किसी एक विषय पे एक गज़ल, वो गज़ल किताब नहीं, हाँ वो नहीं, मुसलसल हो जाती है, लेकिन गज़ल अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र चीज़ है। उसमें करीब 100 के आसपास गज़लें हैं और उसका नाम मैं रखने का प्रयास किया है। मतलब नाम मेरे दिमाग, मैंने जो सोचा है वो है सुलगते अल्फाज। सुलगते अल्फाज प्रेम और श्रृंगार पर आधारित उसमें गज़लें नहीं है, एक दो गज़ल हो सकता है कि इस पर आधारित हो। ज़्यादातर गज़लें समाज के जो मुद्दे हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, उन्हीं से संबंध रखने वाली ज़्यादा अधिकांश गज़लें हैं उसमें। कवि जो है मेरी अब तक लगभग 8 पुस्तकें, 2 गज़लों की और 5 पुस्तकें कविताओं की, 7 इस तरह से आई। एक मेरा कंपाइल्ड है अमर जवान ज्योति, उसमें नई कुछ कविताएं नहीं है, वो इन्हीं 5 पुस्तकों में से जो देशभक्ति से संबंधित, सैनिकों से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित जितनी भी कविताएं थी वो मेरे पब्लिशर ने कंपाइल की अमर जवान ज्योति के नाम से। और उसने उसको अप्लाई किया, उस पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो एंडोर्स हो गई। उसका विषय भी यही है कि उस पे मतलब राष्ट्र पे, तिरंगे पे या सैनिकों पे, अपने देश के जवानों पे लगातार, मतलब एक ही पुस्तक में इतनी कविताएं अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। ये उस विषय को लेके एक ही विषय पे 75 के आसपास कविताएं हैं उसमें। उनका सबका विषय वही है, किसान, जवान या तिरंगा। तो ये है। तो आपको आपकी नई आने वाली सुलगते अल्फाज किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले ही। तो ये थे हमारे साथ कवि जसवीर सिंह हल्दर जी, और एक नई शख्सियत के साथ आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।